अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीक से फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको आउटलाइन भी बताई थी कि इस चैप्टर में हमने टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से हम 2 टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट्स या एब्जॉर्प्शन रेट का टॉपिक था, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन इसी में फर्दर हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड और एब्जॉर्प्शन रेट के इसी टॉपिक में हमने डिपार्टमेंटल रेट्स, जिनको हम मल्टीपल रेट्स कहते हैं, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। से रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। और फिर प्लांट वाइड और ब्लैंकेट रेट, इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। और ब्लैंकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ FOH, ये फर्स्ट टॉपिक था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन सेकंड टॉपिक हमने इस चैप्टर का डिस्कस किया था जी, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो ये प्रीवियस दोनों टॉपिक्स की वीडियोज़ आपको यूट्यूब मेरे चैनल पर तरतीब से मिल जाएगी जी। अब डिस्कस करते हैं जी, अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का क्या मतलब है, ये टॉपिक क्या है, इसमें हम क्या टारगेट हमारे होंगे, क्या क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होंगी। सबसे पहले तो अपॉर्शनमेंट का मतलब समझें जी, कि अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम करना। डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, बांट देना। किस में बांट देना, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं ना, या कोई भी बिज़नेस आप देख लें, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग डील कर रहे हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस की एग्जांपल लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो हैं, इनमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, ये डिवाइड किए जाते हैं अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की तैयारी में, मैन्युफैक्चरिंग में। से हमारे पास एग्जांपल है जी, हमने कहा जी कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, उसमें 4 डिपार्टमेंट हैं, A, B, C एंड D। ये चारों डिपार्टमेंट मिलकर इस मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस को चला रहे हैं। मतलब इनकी कंबाइन एक्टिविटीज़ के साथ आप प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब होता क्या है, देखें, जहाँ तक बात है डायरेक्ट मटेरियल की, हमने हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी जो है, परफॉर्मेंस जो है, उसे सेपरेट करना होता है, ताकि पता चले भी हर डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट जो है वो इंकर हो रही है। और उसकी बेस पर हम उस डिपार्टमेंट के बजट बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम हर डिपार्टमेंट को जो है वो आज़ादी दे दें कि वो जितनी मर्ज़ी कॉस्ट इंकर करे। तो हर डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया जाता है, एक बजट दिया जाता है कि भाई इस बजट में रहकर आपने अपने एक्सपेंडिचर्स करने हैं। तो हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, फिर इस कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है, फिर इस कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। एनी हाउ, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो डिटरमिन करना ज़रूरी है सेपरेटली, ताकि पता चले डिपार्टमेंट A ने कितनी कॉस्ट जो है वो इंकर की है, डिपार्टमेंट B ने कितनी कॉस्ट इंकर की है, डिपार्टमेंट C ने कितनी कॉस्ट इंकर की है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि डिपार्टमेंट A को कितना बजट दिया गया था, कितनी इजाज़त दी गई थी एक्सपेंडिचर्स करने की, इसने कितने एक्चुअली किए। डिपार्टमेंट B को क्या बजट दिया गया था कि इसमें रहकर आपने एक्सपेंडिचर करने हैं, इन्होंने कितने एक्सपेंडिचर किए। तो हम कंपैरिजन कर सकें, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकें। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी कि जितनी भी कॉस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंकर होगी, दैट मस्ट बी अपॉर्शन्ड, वो डिपार्टमेंट वाइज होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट A में कितनी कॉस्ट है, B में कितनी कॉस्ट है, C में कितनी है और D में कितनी है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ले लें, प्रोडक्ट कॉस्ट को ले लें, तो वो तो सबसे पहले है जी डायरेक्ट मटेरियल, कि डिपार्टमेंट ए ने डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ किया।
इसी तरह डिपार्टमेंट बी ने डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ किया, देन डिपार्टमेंट सी ने कितना डायरेक्ट मटेरियल जो है वो यूज़ किया। ये तो इजीली आप लोकेट कर सकते हैं ना, आप एलोकेट कर सकते हैं कि इतना डायरेक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट ए ने यूज़ किया, इतना डायरेक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट बी ने, इसी तरह सी ने और डी ने। और इसी तरह डायरेक्ट लेबर डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है, पता होता है भी किस डिपार्टमेंट में कितनी डायरेक्ट लेबर काम कर रही है, उनकी क्या सैलरीज़ हैं, क्या उनको रिम्यूनरेशन दी जाती है। तो हर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है, इनको एलोकेट करना तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इजीली एलोकेट हो जाएंगे या पोर्शन हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, हर डिपार्टमेंट की डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, हर डिपार्टमेंट की मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट, हर डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वो तो सेपरेट हो गए, वो तो अपोर्शन हो गए, एलोकेट हो गए। द प्रॉब्लम इज़ देयर आर नंबर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, there are number of overhead expenses, FOH expenses, which are jointly occurred, वो jointly incur होते हैं। उन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सारे डिपार्टमेंट उठा रहे होते हैं। तो जहाँ तक बात है जॉइंट एक्सपेंसेस की, जॉइंट ओवरहेड एक्सपेंसेस, कंबाइंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो डिपार्टमेंट्स में कैसे डिवाइड होंगे। अभी जो जॉइंट एक्सपेंसेस होते हैं, जो पूरी फैक्ट्री के, पूरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हैं, से हम रेंट ले लेते हैं जी, बिल्डिंग का रेंट एक जॉइंट एक्सपेंस है। फिर सुपरवाइज़र जो सारे डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज़ करता है, सुपरवाइज़र की सैलरी, सुपरवाइजरी एक्सपेंसेस। देन फैक्ट्री की बिल्डिंग है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, कंबाइन देनी है ना आपने। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मतलब देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेंसेस जो ओवरहेड्स में आते हैं, जो डायरेक्टली आप ए, बी और सी में डिवाइड नहीं कर पाते, ये जॉइंट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपने हर डिपार्टमेंट की सेपरेट कॉस्ट निकालनी है तो आपको रेंट का कुछ हिस्सा ए डिपार्टमेंट, कुछ बी में, कुछ सी में और कुछ डी में चार्ज करना है। पोर्शन ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस का कुछ पोर्शन यहाँ पर चार्ज करना है, कुछ पोर्शन यहाँ पर चार्ज करना है और कुछ पोर्शन यहाँ पर। हर डिपार्टमेंट में आपने जॉइंट एक्सपेंसेस का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो एलोकेट करना है, अपोर्शन करना है। अब इशू ये आ जाता है कि हम किस बुनियाद पर जॉइंट एक्सपेंसेस को एलोकेट करें। से हम रेंट ले लेते हैं, पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट से वो आपका है 2,50,000 रुपीज़। अब इसको ए में, बी में, सी में और डी में कैसे डिवाइड करें। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो ये ऐसा मेथड जिसमें आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये जस्टिफाइबल नहीं होता, क्योंकि डिपार्टमेंट ए उसके ऑपरेशंस डिफरेंट हैं, डिपार्टमेंट बी के ऑपरेशंस डिफरेंट हैं, सी और डी के ऑपरेशंस डिफरेंट हैं। अगर आप इक्वली सब डिपार्टमेंट्स में जो है वो एक्सपेंसेस को एलोकेट कर देंगे तो फिर आपके पास जस्टिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। एक डिपार्टमेंट कहेगा जी मुझे रेंट का पोर्शन ज़्यादा चार्ज हो गया, सी में कम चार्ज हुआ, डी में, तो जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा उसकी एफिशिएंसी जो है वो पुअर हो जाएगी, जिसमें कम चार्ज होगा उसकी एफिशिएंसी बेहतर नज़र आएगी। सो अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इस टॉपिक का मकसद ये है कि ये जो जॉइंट एक्सपेंसेस होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस जो हम डिस्कस करेंगे अभी, इनको अपोर्शन करना है हर डिपार्टमेंट में। दैट इज़ योर टॉपिक, अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट।
जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, इनको डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना है, डिवाइड करना है, तकसीम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट टॉपिक इज़ कॉल्ड अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फॉलो कर रहे हैं जी बात। अब किस बुनियाद पर एलोकेट करना है इसको भी डिस्कस करते हैं। अब ऑन विच बेसिस, किस बुनियाद पर फैक्ट्री ओवरहेड या जॉइंट ओवरहेड कॉस्ट टू बी अपॉर्शन्ड, आप किस बेस पर जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे। ए, बी, सी और डी 4 डिपार्टमेंट हैं, आप किस बुनियाद पर एक्सपेंसेस को अपॉर्शन करेंगे। जैसा कि मैंने मिसाल दी कि आपके पास रेंट एक्सपेंस है, जॉइंट एक्सपेंस है, जॉइंट एक्सपेंस है जी 2,50,000 का। अब इसको ए, बी और सी और डी में कैसे डिवाइड करें, तो एक राय ये है जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आप 2,50,000 4 डिपार्टमेंट है ना, चारों में डिवाइड कर दें तो क्या आएगा जी 67,500। हम क्या करते हैं 2,50,000 है जी, इसको 4 पर डिवाइड कर दें, हर डिपार्टमेंट के हिस्से का पोर्शन आ जाएगा। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द ओपिनियन कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2,50,000 को 4 डिपार्टमेंट में अपोर्शन करें तो 62,500 हर डिपार्टमेंट के हिस्से में एलोकेट हो जाएगा। बट इट इज़ एन अनजस्टिफाइबल कि आप किसी डिपार्टमेंट को में बग़ैर किसी बुनियाद के FOH का एक्सपेंस जो है वो एलोकेट कर दें। आपके पास बेस ही नहीं है। इक्वल बेसिस का मतलब हुआ जी डिपार्टमेंट ए के जितने मर्जी ऑपरेशन है, बी के, सी के, डी में ज़्यादा हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, मेजर ऑपरेशन है, यहाँ पर भी इक्वल रेंट है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड को डिस्करेज किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसको एनकरेज नहीं किया जाता, इसको एंडोर्स नहीं किया जाता। एक और मेथड भी है, दैट इज कॉल्ड सिंगल बेस मेथड। सिंगल बेस मेथड, सिंगल बेस मेथड का मतलब है एक बुनियाद बना लें। क्या बना लें जी, एक बुनियाद। क्या आप देखें भाई, फॉर एग्जांपल लेबर ऑर्स, किसको देखें, लेबर ऑर्स को बुनियाद बना लें। तो क्या करें, हर डिपार्टमेंट में देखें लेबर ऑर्स कितने हैं। से यहाँ पर 300 लेबर ऑर्स हैं, इस डिपार्टमेंट में 200 लेबर ऑर्स हैं, इसमें 250 लेबर ऑर्स हैं, इसमें 50 लेबर ऑर्स हैं। इस बुनियाद पर डिवाइड कर दें तो हम क्या करते हैं जी, रेशो ले लेते हैं। 300 ए डिपार्टमेंट में, बी डिपार्टमेंट में 200, सी डिपार्टमेंट में 250, डी डिपार्टमेंट में 50। इनकी रेशो ले लेते हैं इस बुनियाद पर। तो अगर आप इस बुनियाद पर रेशो लें तो ये 800 टोटल ऑर्स हो गए। तो हम ए, बी, सी और डी में एक बुनियाद पर FOH के एक्सपेंसेस को एलोकेट कर देते हैं। एक बुनियाद क्या बना ली हमने, लेबर और, उसकी बुनियाद पर हम FOH का एक्सपेंस एलोकेट कर देते हैं। जैसे सिंपली रेशो ली जाती है तो
FOH का जो टोटल एक्सपेंस है 2,50,000 का, उसको एक बेस पे एलोकेट कर दें। वो बेस हमने क्या बनाई, लेबर और देख लिए भाई हर डिपार्टमेंट के क्या है, तो लेबर और के बेस पर सारे डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। अब लेबर और की बेस पे करेंगे तो फर्स्ट डिपार्टमेंट जो ए है उसके हिस्से में 2,50,000 में से 93,700 आ जाएगा, 750। बी डिपार्टमेंट के हिस्से में 62,500 आ जाएगा। सी डिपार्टमेंट के हिस्से में 78,185, 125 आ जाएगा। इसी तरह डी डिपार्टमेंट के हिस्से में 15,625 आ जाएगा। तो आपने लेबर ऑर्ड्स की बेस पर एलोकेशन की तो 2,50,000 को आपने एक बुनियाद बनाकर लेबर ऑर्ड्स को बेस बनाकर वो अपोर्शन कर दिया। एलोकेशन हो गई। इस मेथड को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। द इशू इज़ कि भाई सिंगल बेस बनाई है आपने, हालांकि हर एक्सपेंस की डिफरेंट बेस होती है, डिफरेंट रीज़न होती है। रेंट की रीज़न डिफरेंट है, इनडायरेक्ट मटेरियल की रीज़न डिफरेंट है, इनडायरेक्ट लेबर की रीज़न डिफरेंट है, इंश्योरेंस की वजह डिफरेंट है, मेंटेनेंस का एक्सपेंस उसकी वजह डिफरेंट है। हर एक्सपेंस की अपनी अपनी वजह होती है। आपने सबको लेबर आवर्स की बेस पर अपोर्शन कर दिया है, तो इस मेथड को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फिर कौन सा मेथड सूटेबल है जी? थर्ड मेथड है, इसको हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। सिंपली इसको कहते हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स की बेस पर कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इस मेथड का मतलब ये है कि आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस को पहले क्या करें, डिवाइड करें। क्या आपको एफओएच के एक्सपेंस है कौन से आपका एफओएच का एक्सपेंस है रेंट एक्सपेंस। एफओएच का एक एक्सपेंस है जी इनडायरेक्ट मटेरियल। एफओएच का एक एक्सपेंस है जी डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी। एफओएच का एक एक्सपेंस है जी रिपेयर्स एक्सपेंस। एफओएच का एक एक्सपेंस है जी लाइटिंग का एक्सपेंस। से हमने कहा जी 5 एफओएच के एक्सपेंस हैं। इस मेथड के मुताबिक, कॉस्ट ड्राइवर के मुताबिक, रेंट को एक देखना चाहिए कि रेंट किसकी बुनियाद पर इंकर होता है, उसकी बेस डिफरेंट हो, इनडायरेक्ट मटेरियल की बेस डिफरेंट हो, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी की बेस डिफरेंट हो, रिपेयर्स का एक्सपेंस डिफरेंटली एलोकेट हो, लाइट का एक्सपेंस डिफरेंटली एलोकेट हो। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब है रेंट की बुनियाद ढूंढी जाए कि रेंट का ड्राइवर क्या है। कॉस्ट ड्राइवर मतलब रेंट किसकी वजह से इंकर होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा किसकी वजह से होता है, डेप्रीसिएशन किस वजह से इंकर होती है, रिपेयर किस वजह से होती हैं, लाइटिंग का एक्सपेंस किस वजह से होता है। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। रेंट की वजह ढूंढी जाए, रेंट का ड्राइवर ढूंढा जाए कि रेंट किस वजह से होता है।
डेप्रिसिएशन किस वजह से हो रही है, रिपेयर किसकी वजह से हो रही है, लाइटिंग का एक्सपेंस किसकी वजह से हो रहा है, उस वजह की बुनियाद पर एक्सपेंसेस को एलोकेट किया जाए। जैसा कि रेंट के बारे में राय ये है जी, रेंट जो है ना वो एरिया की बुनियाद पर एलोकेट होना चाहिए। क्या मतलब, देखा जाना चाहिए डिपार्टमेंट ए का एरिया कितना है, बी का एरिया कितना है, सी का एरिया कितना है और डी का एरिया कितना है। रेंट को एरिया ऑक्यूपाइड की बेस पर तकसीम कर दें। से इसका एरिया है 50 स्क्वायर फीट, बी का एरिया है 100 स्क्वायर फीट, सी ने जगह घेरी हुई है 75 स्क्वायर फीट, जबकि डी ने सिर्फ 30 स्क्वायर फीट जगह घेरी हुई है फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री के रेंट को इस बुनियाद पर एलोकेट करना चाहिए। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल को स्टोर्स एक्सपेंसेस की बेस पर से डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को कैसे एलोकेट करें। तो इसकी एलोकेशन का तरीका ये है जी, जो रीज़नेबल बेस बनती है, वैल्यू ऑफ मशीन देखी जाए, वैल्यू ऑफ मशीन इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में कितनी मालियत की मशीन इस्तेमाल हो रही है उस बुनियाद पर एलोकेट करना चाहिए। इसी तरह रिपेयर्स, जितनी मशीन चलेगी रिपेयर उतनी ज़्यादा होगी, तो मशीन आवर्स की बेस पर देखा जाए भाई हर डिपार्टमेंट में मशीन कितने घंटे चल रही है उस बुनियाद पर एलोकेट करें। लाइटिंग का एक्सपेंस, ये देखा जाए हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ लाइट एक्सपेंसेस, लाइट पॉइंट्स कितने हैं, कितनी लाइट्स के पॉइंट हैं, कनेक्शंस हैं, उस बुनियाद पर इसको एलोकेट करना चाहिए। तो अपोर्शनमेंट का तरीका ये है कि आपने एक्सपेंस को देखना है कि कौन सा एक्सपेंस है, उसकी नेचर क्या है और वो एक्सपेंस किस बेस पर इंकर होता है। अब हमें कैसे याद रहेगा भाई, कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी कि कौन सा एक्सपेंस किस बुनियाद पर इंकर होता है। तो आप अपनी बुक पर, जो भी आपके पास बुक हो, उसके इस चैप्टर की थ्योरी निकालें, उसमें एक टेबल दिया होगा। जैसा कि हम जो बुक डिस्कस कर रहे हैं, इस बुक के पेज नंबर 519 को देखें, एक टेबल बना हुआ है जिसमें ऊपर हेडिंग दी होगी। आपके पास कोई भी बुक है उस बुक की थ्योरी में लाजमी आपको ये टेबल ज़रूर मिलेगा और सेम टू सेम मिलेगा। लिखा हुआ है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, किन बुनियादों पर तकसीम होगी। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो रेंट है, लाइटिंग का एक्सपेंस है, फायर प्रिकॉशन सर्विस, एयर कंडीशनिंग का एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग का एक्सपेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग का एक्सपेंस, मेंटेनेंस का एक्सपेंस, लाइटिंग का एक्सपेंस। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं ये जॉइंट एक्सपेंसेस हैं, पूरी फैक्ट्री के होंगे, तो इनको डिपार्टमेंट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। वो कहते हैं जी आप इसको फ्लोर एरिया, जितना एरिया ज़मीन का रकबा जितना हर डिपार्टमेंट ने कवर किया हुआ उसकी बुनियाद पर, या एरिया इन स्क्वायर फीट की बुनियाद पर, या क्यूबिक फीट एरिया, या वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट का हुजम कितना है उसकी बुनियाद पर एलोकेट कर दें। फिर ये कुछ और एक्सपेंसेस हैं जी, नंबर 2 पे आपको नज़र आ रहे होंगे। फ्रिंज बेनिफिट्स, जो मुलाजमीन को बेनिफिट्स दिए जाते हैं। फिर लेबर वेलफेयर के एक्सपेंस, टाइम कीपिंग का एक्सपेंस, पर्सोनल्स के एक्सपेंस, सुपरविजन का एक्सपेंस, इनको और मेडिकल कैंटीन, रिक्रिएशन फैसिलिटी, फर्स्ट एड, ओल्ड एज बेनिफिट, हॉस्पिटलिटी एंड डिस्पेंसरी, जो मुलाजमीन से रिलेटेड एक्सपेंस हैं, इनको हर डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ वर्कर, हर डिपार्टमेंट में जो वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर एलोकेट कर लें। इसी तरह कंपेंसेशन टू द वर्कर, हॉलीडे पे, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, फ्रिंज बेनिफिट, ये डायरेक्ट वेजेस की बेस पर भी एलोकेट हो सकते हैं। हर डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस देखी जाएं, उस बुनियाद पर इस एक्सपेंस को चारों डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए। फिर जनरल ओवरहेड हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस हैं, इनडायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंस है, ये लेबर आवर्स की बेस पर एलोकेट कर दें। इस तरह डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है, ये एसेट्स वैल्यू की बेस पर अपोर्शन कर दें। इसी तरह
पार का एक्सपेंस है इंटरनल ट्रांसपोर्ट, मैनेजरियल सैलरी, टेक्निकल एस्टीमेट, मतलब जो आपकी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट्स हैं वो कोई रीज़नेबल बेस बता दें, उस बुनियाद पर एलोकेट कर दें। इसी तरह देखिए लाइटिंग का एक्सपेंस है, लाइटिंग का एक्सपेंस है नंबर ऑफ़ लाइट पॉइंट्स के बेस पर। मटेरियल हैंडलिंग का एक्सपेंस है वेट ऑफ मटेरियल की बेस पर। देखें ये जो बेसिस है ना, ये आपको अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अंडरस्टैंड करना, रैदर देन कि आप रटा लगाएं, अंडरस्टैंड करें कि भाई रेंट किसकी वजह से होता है, एरिया की वजह से। डेप्रिसिएशन किसकी वजह से होती है, मशीन्स की वजह से। रिपेयर का काम कितना ज़्यादा निकलता है, जितनी मशीन ज़्यादा चलती, मशीन आवर्स की वजह से। लाइट का एक्सपेंस नंबर ऑफ़ लाइट पॉइंट्स की बेस पर। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स ही का डाटा ही ना हो कि ए में कितने लाइट पॉइंट हैं ए डिपार्टमेंट में, बी में लाइट पॉइंट्स कितने हैं, मतलब जहाँ जहाँ लाइटें लगती हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं, अगर लाइट पॉइंट्स ना हो तो इसका दूसरा सलूशन भी है कि आप एरिया देख लें कि जिस डिपार्टमेंट का एरिया ज़्यादा है वहाँ पर लाइटें भी ज़्यादा लगी होंगी, तो इस बुनियाद पर भी एलोकेट हो सकता है। द मैटर इज़, द कॉन्सेप्ट इज़, जो आपने रिमाइंड करना है कि हर एक्सपेंस की वजह ढूंढनी है। कुछ एक्सपेंसेस तो आपको याद हो जाएंगे ना, कभी इनकी ये बेसिस हैं, जैसे मैंने आपके सामने कुछ एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे एक दो तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। आप खुद ब खुद बता देंगे कि देखें जी ये एक्सपेंस है, ये इस बुनियाद पर एलोकेट होना चाहिए। तो ये इस टॉपिक का थीम है कि आपने कंबाइंड FOH का जो एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन के जो जॉइंटली होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स के होते हैं, उनको डिपार्टमेंट्स में कैसे एलोकेट करना है। अब ये अपोर्शनमेंट 2 स्टेप्स में होती है। ये फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं प्राइमरी अपोर्शनमेंट और सेकंड स्टेप को हम कहते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। आज का लेक्चर हम यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे प्राइमरी अपोर्शनमेंट क्या होती है और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट क्या होती है। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहाँ पर मैं अपने इस चैप्टर को इस टॉपिक को क्लोज़ करता हूँ, इस लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।